खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। इतवारी मोटिवेशन की श्रृंखला में हम लोग मिलते हैं कुछ सफल अभ्यर्थियों से। उसी श्रृंखला में आज हम मिलेंगे रितेश पाटीदार जी से, जिनका सिलेक्शन हाल ही में MPPSC 2019 के रिजल्ट में CMO पद के लिए हुआ है। तो रितेश जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, उससे पहले मैं उनके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। रश्मि रथी से लाइनें ली गई हैं। रश्मि रथी में लिखा गया है कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। रश्मि रथी की ये जो लाइनें हैं ये रितेश भाई पर पूरी तरीके से लागू होती हैं। उन्होंने अपने तैयारी के समय में अपने आप को आग की भांति तपाया और आज जाके वो MPPSC की परीक्षा में CMO पद के लिए चयनित हुए हैं। तो आइए मिलते हैं हम रितेश पाटीदार जी से अपने इस इतवारी मोटिवेशन के इंटरव्यू में। तो रितेश भाई, आपको MPPSC की परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए और इस यात्रा के बारे में बताइए, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से आपने इसको पार किया और आज सफलता के इस आप मुकाम पे स्थित हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भैया, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपके इस चैनल पर। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी संघर्ष भरी यात्रा को सबके साथ में मतलब बता पाऊँगा, ताकि और भी जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं MPPSC के, वो इससे देखकर मोटिवेट हों और कहीं ना कहीं उनको लाभ हो मेरी इस जर्नी से। और मेरी जो भी स्ट्रेटेजी रही है, सबकी अपनी व्यक्तिगत स्ट्रेटेजी रही है, तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता पाऊँ जिसका आपको कुछ लाभ हो सके। अपनी पृष्ठभूमि के बारे में रितेश भाई थोड़ा सा, कहाँ से आप संबंधित हैं? क्योंकि मुझे तो जानकारी है, लेकिन दर्शकों को भी चीज़ें पता हों कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपने तैयारी शुरू की, कब सोचा इसके बारे में, फिर कैसे तैयारी शुरू की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मैं मंदसौर ज़िले का एक छोटा सा गांव है, मतलब मूलतः मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखता हूं और शुद्ध देहात जिसे कह सकते हैं, वहां से अपन बिलोंग करते हैं। गांव में मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है 5वीं तक मैं अपने गांव में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूं। और 5वीं, चूँकि सरस्वती शिशु मंदिर 5वीं तक था, तो उसके बाद 6ठी से 8वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मेरे गाँव में। और 8वीं के बाद में मैंने 12वीं और मेरा कॉलेज मंदसौर से किया है। और जैसा कि मैं शुरुआत से हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन चूंकि मंदसौर गया तो 8वीं के बाद मैंने इंग्लिश मीडियम लिया था। और मेरा जो ग्रेजुएशन BA हुआ वो भी इंग्लिश मीडियम से हुआ। लेकिन 2000 जब मैं 16 में मुझे मतलब तैयारी करने का मिला कि मुझे MPPSC की तैयारी करनी चाहिए, तो उस टाइम पे MPPSC का माहौल हिंदी में काफ़ी ज़्यादा था। उस टाइम पे इंग्लिश के नोट्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जब नोट्स ही अवेलेबल नहीं है तो अपन क्यों इंग्लिश मीडियम की ओर भागे। मैं कंफर्ट था हिंदी मीडियम में, तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम को चूज़ किया और अपनी आगे की तैयारी हिंदी मीडियम से चालू करी। और 2017 में मैं इंदौर आया और इंदौर से मैंने तैयारी करी। मेरा बहुत खुशनसीब रहा मैं कि मैं जब यहाँ इंदौर आया तो मेरा ऐसा मूल लक्ष्य नहीं था कि मैं MPPSC की ओर, मतलब ऐसा था कि सब आते हैं कि हाँ देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब मैं इंदौर आया और मैं जब डेमो क्लास ही ले रहा था, उसी टाइम पे MPPSC 2017 का रिजल्ट आया था। और जिस हॉस्टल में मैं रहा वहाँ से 2 भैया हैं, वो DSP बने थे। तो फिर अगले दिन उनका मतलब वो जो सम्मान हुआ और सब उनके जो मित्र आए थे, और अगले दिन उनका हमारी जो कोचिंग पे भी आगमन हुआ था, वो हमारी कोचिंग के विद्यार्थी रहे थे। तो वहाँ आए तो सब लोगों ने, सर लोगों ने सम्मान किया और हमारी कक्षा में भी आए थे। तो उन्होंने जो प्रेरणा दी, वहाँ से मैं मतलब मेरे अंदर एक वो ट्रिगर कर गई चीज़ कि मुझे हाँ अब MPPSC ही करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो उसके बाद से मैं MPPSC की जर्नी में स्टार्ट हो गई, मतलब मेरी एकदम प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैंने पढ़ाई चालू करी। और जैसे कि आपने पृष्ठभूमि में बताया, तो मुझे मेरे प्रेरित करने में मेरे बड़े भैया हैं, उनका योगदान रहा है। मैं बिल्कुल एक सामान्य, बिल्कुल लो एवरेज बिलो विद्यार्थी रहा हूँ। 12वीं तक मैं बिल्कुल पढ़ने में मतलब वैसा था जैसे 55 से 60% वाले विद्यार्थी अपन स्कूल में, बिल्कुल मतलब पढ़ाई के प्रति मेरा ऐसा रुझान नहीं था उस टाइम पे। लेकिन चूंकि भैया इंदौर रहते थे, तो उन्होंने यहाँ का माहौल देखा कि यार विद्यार्थी कैसे रहते हैं, मतलब क्या उनको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए आगे अच्छे भविष्य के लिए। तो उन्होंने मुझे, मेरे जो बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और वही मुझे यहाँ इंदौर भी लेके आए और मेरा सारा आर्थिक बोझ भी उन्हीं ने उठाया। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं पढ़ाई चालू करी और MPPSC की तैयारी चालू करी। और 2017 में मैं कोचिंग करी, मैंने 17-18 में। और उसी दौरान में मैं जब कोचिंग का भी समय रहता उसी टाइम पे लाइब्रेरी भी लगाता था। तो लाइब्रेरी भी मेरा जाना होता था, मतलब 10-12 घंटे उस टाइम पे भी मैं लाइब्रेरी, रात के समय लाइब्रेरी पढ़ता था और बाकी सुबह को कोचिंग रहती थी। जैसे ही कोचिंग ख़त्म हुई, कोचिंग मेरा जो पढ़ना ख़त्म हुआ, उसके बाद में मैंने
सेल्फ स्टडी चालू करी लाइब्रेरी के माध्यम से, और टेस्ट सीरीज और प्री और मेन, चूँकि नोटिफिकेशन 2019 का आया नहीं था और 2018 में मैं एलिजिबल नहीं हुआ था। मतलब 2019 का जब नोटिफिकेशन आया उस समय मेरी एज भी हो गई थी और मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया था। तो 2019 का मेरा पहला ही प्रयास था, और इसी टाइम में चूँकि 2019 का जो नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था 19 में, और उसकी परीक्षा जनवरी 2020 में हुई थी, तो हमें तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल गया था। तो उसी दौरान मतलब मैं प्रीलिम्स से पहले ही मैं MPPSC प्री और मेंस दोनों की लगभग तैयारी कर चुका था। तो और टेस्ट सीरीज भी लगा चुका था। मेंस की भी मैं एक दो टेस्ट सीरीज मैंने संपूर्ण कर ली थी। उसके बाद में प्रीलिम्स आई, प्रीलिम्स हमने दी अच्छे से, और प्रीलिम्स में हो गया था, सिर्फ अच्छे नंबर थे तो लग रहा था कि अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जैसे प्रीलिम्स हुई, मेरा चूँकि सेंटर मंदसौर था, तो मैं दूसरे ही दिन वापस इंदौर आ गया था मेंस की तैयारी के लिए। फिर मेंस की तैयारी करने के लिए इंदौर आया, और फिर उसके बाद फिर चूँकि अपना सिलेबस और नोट्स कंप्लीट थे, मेरे लगभग सारे नोट्स मैंने सेल्फ बनाए थे। अपने जो भी बुक और जो भी मटेरियल रहता है, स्टडी मटेरियल, उन सबको उनको प्रेफर करके अपना एक प्रॉपर जो नोट्स होता है बुक के माध्यम से मैंने अपनी कॉपी में उतार लिया था उनको। तो मेरे लगभग नोट्स भी रेडी थे। तो मैं आया इंदौर, और इंदौर आके मैंने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, क्योंकि अपना सिलेबस सारा लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो मैं टेस्ट दिए, और उसके बाद इसी के साथ में मैंने तैयारी चालू करी, और 3 महीने लगभग टेस्ट सीरीज चली। लेकिन मार्च में फिर कोविड आ गया, तो कोविड के कारण फिर सब लॉकडाउन हो गया, तो घर चले गए। घर पे भी कुछ पढ़ाई जारी रखी, और फिर इसकी जो मेंस है मार्च में हुई। तो मार्च में मेंस देने के लिए इंदौर आया, और इंदौर में मेंस दिया, और उसके बाद फिर वापस में घर चला गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का सेकेंड वेव आ गई थी। तो उसी दौरान बहुत बड़ी त्रासदी ये हुई कि मेरे परिवार में 5 जनों की डेथ हो गई थी कोविड की सेकेंड वेव में। तो फिर मुझे लगा अब मैं कंटिन्यू तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा की हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। तो मैं पढ़ाई छोड़ के और एक दिन आया है इंदौर, और अपना सारा सामान लेके घर चला गया। और मुझे लगा, मैंने कहा अब अपन इससे ज़्यादा अब तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी, और घर भी अपना सामान्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है। तो इसलिए मुझे ये करना था कि अब कुछ दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर मैंने जैविक कृषि का काम करना प्रारंभ किया, और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगवाई, और एक FPO का भी गठन किया। और उसी के माध्यम से मैं इस दिशा में बढ़ा। ऊटी की लहसुन आती है हमारे उधर, वो लहसुन मैंने मंगवाई और लहसुन को बेचा, मतलब गांव-गांव जाके। उसके बाद में फिर दिसंबर में अचानक इसका रिजल्ट आ गया 2019 का, और उसमें मेरा मेंस क्लियर हो गया। तो फिर घर वाले और आस पड़ोस के और मेरे सब मित्र लोग, उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये इंटरव्यू के लिए आपको देना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करो। तो फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए वापस इंदौर आया, और इंदौर 2-3 महीने इंटरव्यू की तैयारी करी। लेकिन पूरी प्रोसेस फिर कोर्ट और इधर चली गई, तो वो समय फिर लग गया, और फिर उसके बाद में फिर अभी तक यहीं हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। तो ये पूरी जर्नी आपने बताई, कैसे शुरुआत हुई और कैसे समाप्त हुई है, उस बीच इतना समय लगा, और 2019 साल इतिहास में दर्ज होगा अपने इस पूरे परिणाम को लेके और अपनी पूरी प्रक्रिया को लेकर। अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उसमें अभी भी रोक लगी हुई है, 87-13 और चीज़ें चल रही हैं। तो ये पूरी जर्नी थी रितेश भाई की। अगला क्वेश्चन रितेश भाई से ये है कि मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से कि उनकी सफलता में उनके परिवार को एक व्यक्ति, जैसे आपने बताया आपके भैया ने आपको पूरा वो सहयोग दिया। तो जब आप इंदौर आए तो आपकी ऐसी मित्र मंडली बनी होगी जी। जैसे एक आशुतोष राम टेके हैं नायब तहसीलदार, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि इस भोला राम में 2 तरह के दोस्त मिलते हैं। एक तो वो मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी को संवार देते हैं, और एक वो मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी को खराब कर देते हैं, अब उसको नीचे कर देते हैं, है ना। तो आपको कैसे दोस्त मिले, उन्होंने आपके लाइफ में आपकी सफलता में क्या योगदान दिया, और क्या आपने दोस्तों को चुनने में भी कोई ऐसी कैटेगरी रखी क्या कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा होगा तो ही वो मेरा दोस्त होगा। तो कुछ दोस्तों के बारे में मैं जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। वास्तव में जो आपके जो मित्र हैं बने हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। आपके जो मित्र होते हैं बहुत महत्वपूर्ण, एक मतलब आपकी तैयारी का एक अगला प्लस स्तंभ है वो आपका, क्योंकि वही आपको तैयारी करने के लिए मोटिवेट भी करेंगे, और आपको बने रहने के लिए भी मोटिवेट करेंगे। और अच्छे अगर मित्र मिलें तो आप ये यकीन मानिए कि आप मतलब बहुत अच्छी जगह होंगे। ये आपका बड़ा खुशनसीब होगा कि आपके अच्छे मित्र हैं। मेरे साथ में भी वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिले, जैसे एक आप भी मिले हमारे आपके लाइब्रेरी की तैयारी के दौरान। बिल्कुल मतलब सकारात्मक वो जो प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता था वो मुझे मेरे सभी मित्रों में देखने को मिला। मेरे बहुत सारे मित्र थे, उनको सबको मेरे ऊपर हमेशा विश्वास रहता था कि नहीं यार तेरा हो जाएगा बढ़िया। उन्होंने मतलब मुझे प्रेरित किया और आगे तैयारी में बने रहने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही कुछ भी आवश्यकता होती थी, जब भी मैं कभी डिमोटिवेट होता था तो भी वो मुझे मोटिवेट करते थे। और मतलब
मैं अपनी मतलब इस सफलता में परिवारजन और इनका तो सबका योगदान रहता ही है, लेकिन मित्रों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये मैं स्पष्ट तरीके मैंने महसूस किया है, क्योंकि जैसे मैं अपनी जर्नी का बताता हूँ। जैसे मैं घर चला गया तो उस टाइम पे मेरे 2-3 मित्र ऐसे हैं, उन्होंने बहुत मतलब मुझे फ़ोन किए कि नहीं तेरे को आना पड़ेगा, तू ऐसे कैसे छोड़ सकता है यार, ये बहुत तैयारी है। मतलब मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था कि यार मैं इतने अच्छे मित्र बने कम से कम कि मुझे इतने प्रेरित कर रहे हैं। और इंटरव्यू के दौरान मतलब मेरे घर पे भी उन्होंने फ़ोन लगाया कि नहीं आप उसको भेजो, तैयारी करने के लिए भेजो। तो इसलिए मेरे मित्रों का बहुत मतलब महत्वपूर्ण योगदान है और सभी अच्छे मित्र बनाए। और जैसे कि आपने कैटेगरी वाला बताया, मैंने ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बनाई थी, वो तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, अगर आपका व्यक्तित्व पढ़ाई वाला है तो आपके जो मित्र बनेंगे वो बिल्कुल उस पढ़ाई से उस रिलेशन वाले बनेंगे। और अगर आपका व्यक्तित्व दूसरे तरीके का है तो आपके मतलब फ्रेंड भी ऐसे मिलेंगे। अपने मित्र बनाना ये अपने ऊपर निर्भर है। अगर आप जैसे किसी कोई भी मित्र लाइब्रेरी में बैठे हैं, कहीं चाय पीने गए, कोई मिले, तो आप यदि उनसे पढ़ाई की बात करेंगे, वो भी इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके वहाँ पे वो वाली जो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जिसकी बात करते हैं अपन, वो वाले मित्र मिल जाएंगे आपको। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपके मित्र होंगे वो आप निर्धारित करेंगे, हाँ ये मेरा मित्र होगा। ये इसमें कैटेगरी का कोई डिवीजन नहीं रहता है, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि आप किस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं और किन प्रकार के व्यक्तियों से आप अपनी मित्रता रख रहे हैं। जी। तो ये रही मित्रता की एक अच्छी परिभाषा। जो व्यक्ति मतलब जिन्हें लगता है कि हाँ इस तरीके से सफलता में मित्रों का सहयोग है, आसपास के वातावरण का सहयोग मिलता है, तो रितेश भाई उसके एक उदाहरण है। और मेरी मुलाकात भी रितेश भाई लाइब्रेरी में हुई थी। प्रोवर्स लाइब्रेरी नई खुली थी उस समय, हम लोग वहाँ मिले थे पहली बार, और वही सिलसिला है कि अभी तक भी हम लोग साथ में हैं और आज रितेश भाई सफल हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि आपके लिए बड़ा अच्छा पल रहा होगा जब रिजल्ट आया, आपने उस पर अपना नाम देखा होगा। तो ये तो ठीक है, वो तो हो गया, रिजल्ट पे आपका नाम आ गया, आपने रितेश सर्च किया होगा और आ गया होगा कि भाई यहाँ पे रिजल्ट फाउंड है आपका। रिजल्ट आने के जस्ट पहले क्या चल रहा था? क्योंकि रिजल्ट तो काफ़ी देर रात आया था और ये पता चल गया था कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा आज। तो उस रिजल्ट आने के पहले क्या मन में चल रहा था आपके, और फिर रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद, मतलब जस्ट एक जो बारीक रेखा है उसके इधर और उधर मैं जानना चाहता हूँ कि पहले रितेश पाटीदार और फिर सीएमओ रितेश पाटीदार में कि मन में चल क्या रहा था उस समय? बिल्कुल, ये बहुत दुविधा वाली स्थिति रहती है। जैसे रिजल्ट नहीं आया, मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊंगा आपको। जो लग रहा था कि हाँ अब रिजल्ट आने वाला है, जैसे कोर्ट में स्टे मिल गया था कि 4-5 दिन पहले हमको लग रहा था कि हाँ अब रिजल्ट आने वाला है। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी खुशी भी थी और एकदम मतलब पॉजिटिवनेस थी कि हाँ अपन लग रहा है कहीं ना कहीं तो पीडीएफ में नाम दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा, और एक पॉजिटिवनेस थी। लेकिन जिस दिन लगा कि हाँ आज रिजल्ट आने वाला है, मैं और मेरे कुछ मित्र जो भी लगभग सब सिलेक्ट हो गए, हम रंजीत हनुमान पे बैठे हुए थे उस दिन सुबह से। तो वहाँ मतलब 2-3 घंटे हमने बिताए और 2-3 घंटे हम ये बात कर रहे थे कि यार क्या होगा। तो सब ये सोच रहे, कोई ये नहीं बोल रहा था कि डीसी डीएसपी बनना है, भैया ये देखना है कि पीडीएफ में नाम हो। और मेरा एक तो मित्र है वो ये भी बोला है कि अपना भले वेटिंग में नाम आ जाए तो भी अपन संतुष्ट रहेंगे, कम से कम वेटिंग में आ गया है और आ गए हैं अपन। तो ये वाली स्थिति थी। और जस्ट रिजल्ट जिस दिन आने वाला था उस दिन बहुत मतलब डर वाला माहौल में पूरा काँप रहा था कि पता नहीं क्या, क्योंकि बहुत समय भी बहुत हो चुका था। और ये ऐसी परीक्षा थी 2019 के सभी विद्यार्थी जो भी जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, ये बहुत मतलब एक विचित्र प्रकार की परीक्षा मैं इसको कहूँगा, क्योंकि उनका लगभग सब चला गया है इस परीक्षा में। 2019 के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे सबके पेपर अच्छे ही जाते हैं, इतने कोई दिक्कत नहीं रहती, इतनी मेहनत करके दिए हैं और सबको एक उम्मीद रहती है कि हाँ मेरा मतलब मुझे कम से कम इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू दे के आया हूँ तो एक पॉजिटिवनेस रहेगी, हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, मैथ्स गया तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इस चूँकि ये प्रोसेस इतनी लंबी हो गई, 5 साल की प्रोसेस हो गई, तो लगभग मेरा जो भी था वो सब यहीं पे था। मैं ना मेरी केवल एटलीस्ट बाकी जितने भी विद्यार्थी थे 19 के, मैंने एक मतलब महसूस किया है कि जितने भी विद्यार्थी सबका मतलब जो भी झुकाव था यहीं पे था कि हाँ यार अपना मतलब जो भी है 2019 है। इस बीच में 2020, 2021 और 2022 की प्रीलिम्स भी हो चुकी थी, लेकिन नहीं वहाँ पर हमारा वो जो मन लगता है ना, मतलब मानसिक स्थिति पूरी 2019 के साथ में टिकी हुई थी। हम किसी भी परीक्षा को एकदम प्रॉपर वे में नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि लग रहा था हाँ 19 का पहले इंटरव्यू दिया है तो वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कश्मकश दिमाग में उस दिन चल रही थी रिजल्ट वाले दिन, और शाम को 8 बजे से बिल्कुल एकदम तीव्रता आ गई इसमें। और बिल्कुल मैं भी डरा हुआ था कि क्या होगा, मतलब एक मन कहता है कि नहीं रिजल्ट पे नाम होगा, एक मन कहता है नहीं होगा तो क्या करेंगे, इतना साल हो गया और दूसरी परीक्षाओं भी बहुत अच्छे से तरीके से नहीं दे पाए हैं। तो ये वाली कश्मकश थी। और 8 बजे से मैं देखना चालू कर दिया। मुझे लग रहा था हाँ 8 बजे, क्योंकि उससे पहले मैं 2020 की पीडीएफ डाउनलोड किया और टेलीग्राम चैनल पे मैंने देखा, मैंने कहा कितनी बजे आई है, तो वो 8:25 पे आई थी। तो मैंने कहा नहीं अब 8:20 पे मतलब रिजल्ट आ जाएगा, तो 8:20 से मैं सर्च चालू कर दिया था मैंने देखना। 3 घंटे में अकेला बैठा रहा
और बस वो बार बार वो PDF भी देखता था, हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, सब बोल रहे हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 11 बजे तक मैं देखते रहा, और मेरे कुछ मित्र वो वहाँ आयोग के पास में भी चले गए थे, वहाँ भी लाइटें चल रही थी, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो बोल रहे कि हाँ अभी तो चल रहा है अंदर काम। तो 11 बजे तक मेरे को उम्मीद थी कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 11:15 पे लाइट बंद हो गई थी आयोग की। तो कुछ मित्र वहाँ से भी आ गए थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि नहीं लाइट बंद हो गई है। तो मेरा लग गया, मैंने कहा अब नहीं आएगा, अब कल ही आएगा, सो जाओ। और मेरा सिर पूरा गर्म हो गया था, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई थी कि अपन मतलब बहुत गंभीर अवस्था में है या गंभीर बीमारी में, पूरा भारी भारी हो गया सिर। तो मैं बंद करके मोबाइल साइड में रख दिया, बिल्कुल साइलेंट कर दिया मोबाइल, और मैं मोबाइल रख के मैं सो गया था। वो तो रिजल्ट जब आया 11:35 पे, तो मेरे जो मतलब मित्र थे, रूममेट थे, वो जगे हुए थे, मैं तो सो गया था। तो उन्होंने मेरे को उठाया, उन्होंने दिखे, और मेरा एक मित्र रजनीश, उसने भी मेरे को फ़ोन लगाया था, लेकिन चूंकि मेरा मोबाइल साइलेंट था तो मेरे को पता नहीं चला। मेरे रूम वाले उन सब ने पहले देखा कि हाँ मेरा नाम है, फिर आके मेरे को उठाया, और फिर उठते से ही मैं जैसे मेरे को उठाया और बोले तेरा नाम आ गया। तो चूंकि सिर इतना भारी हो रहा था तो मेरे को समझ नहीं पड़ रही क्या हो रहा। फिर मैंने खुद से देखा, मैंने कहा देखता हूँ एक बार, फिर मैंने देखा, और जब फाइनली रिजल्ट आ गया तो मैं मतलब बहुत खुशी हुई उस टाइम पे। मतलब वो खुशी ऐसी थी कि शायद ही मेरे को लास्ट टाइम ऐसी खुशी कभी हुई होगी। हाँ बिल्कुल ऐसी, मतलब ऐसी वाली खुशी थी। चूंकि मेरा मेंस का रिजल्ट आया उस टाइम पे, मैं इतना ये नहीं था, क्योंकि अपन परीक्षा छोड़ के आ चुके थे, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं, ठीक है हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आंसू भी आ गए और खुश हो गए एकदम, मतलब बहुत बढ़िया वाला माहौल था। फिर उसी टाइम पे मैंने घर पे बताया, तो घर पे सब पापा थे, तो वो सब जग गए पूरे, मतलब मेरे गांव वाले लगभग सब जग के मेरे घर के वहाँ आ गए थे, और पटाखे ला रखे थे उन्होंने पहले कि सिलेक्शन हो गया तो फोड़ देंगे, नहीं तो शादी में फोड़ेंगे। तो इसलिए फिर रात में ही पटाखे उन्होंने जला दी, और लगभग पूरे गांव में फिर सबके मेरे पास फ़ोन आ गए, और सब गांव वाले रात को ही जग गए थे। तो ये ऐसा रहा। और CMO बनने के बाद में जो वास्तव में जो जर्नी थी, और ये जो पूरा मतलब एक पूरे 5 साल की प्रक्रिया थी, वो बिल्कुल एकदम ढील लग गई। ऐसा लगा कि हाँ बस अब मिल गया है, तो अब कोई वाली चिंता वाली बात नहीं, और बहुत खुशी हुई है मुझे। तो आपने रितेश भाई सुना कि जब आप एक सपने को देखते हैं, उसको आप जीते हैं, चाहे कितना भी लंबा समय लगे उसमें, लेकिन जब आप उसमें सफल होते हैं तो उसकी खुशी आप तक सीमित नहीं रहती, आपके दोस्त उसमें सम्मिलित होते हैं, आपका परिवार उसमें सम्मिलित होता है, और हर वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है उसमें खुश होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं, थोड़ा मोटिवेशन के लिए चीज़ें बता दी गई हैं आप सभी लोगों को। अब आती है मुख्य बात। अब हम बात करेंगे MPSC के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में रितेश भाई, सबसे बड़ा हर्डल है कि अब आजकल तो ये 87 और 13% का एक आ गया है कि भाई किस लिस्ट में हो आप। अब ये नहीं पूछा जाता कि आप सेलेक्ट हैं कि नहीं, प्रीलिम्स निकला कि नहीं, किस लिस्ट में हैं आप, ये आप पूछा जाता है। तो किस प्रकार कोई विद्यार्थी है जो शुरुआत कर रहा है, तो कैसे अपने फैक्ट तैयार करे, किस तरह से वह मतलब एक अच्छा नंबर अर्जित कर पाए, उसकी कुछ चीज़ें आप बताएं। देखिए MPPSC के जो ये एक प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो जहाँ तक मेरा मानना है प्रीलिम्स एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, और प्रीलिम्स ही वो रास्ता तय करती है आपकी मेंस का जो क्लियर करने का रास्ता, वो प्रीलिम्स होकर निकलता है। चूँकि अब जो 2020 के जो सिलेबस में कुछ परिवर्तन आया है, तो मुझे लगता है कि अब अभी देखेंगे, जैसे 2022 का भी हुआ है मेंस, 2021 का भी हुआ है, 2020 का भी हुआ है, तो जो 3 मार्कर पूछे जाते हैं वो लगभग प्रीलिम्स के फैक्टर से पूछे जाते हैं। तो अब अगर कुछ पहले स्ट्रेटेजी अगर बनाते होंगे कि प्री और मेंस को सेपरेट करके पढ़ना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब आपको प्रीलिम्स और मेंस को बिल्कुल एक साथ में लेके पढ़ना है, क्योंकि मेंस में जो 3 मार्कर है उसकी तैयारी संपूर्ण रूप से आपकी प्रीलिम्स में होगी। मेंस के जो 3 मार्कर उनकी तैयारी प्रीलिम्स में होगी। आप ये विश्वास और मान के चलिए कि आपकी अगर प्रीलिम्स बहुत अच्छी है तो आपकी मेंस निकलने की मतलब 99% संभावना है। अगर प्रीलिम्स में आपका बहुत अच्छा पेपर जा रहा है तो आप ये विश्वास रखिए आपका मेंस भी अच्छा जाएगा। रही बात प्रीलिम्स कैसे पढ़ी जाए, तो बुक मार्केट में बहुत हैं, पढ़ने के तरीके भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखनी चीज़ें और कहाँ से निकलनी है। जैसे प्रीलिम्स की बात की जाए तो आप सबसे पहले तो सिलेबस देखिए प्रीलिम्स का, और उस सिलेबस देखने के दौरान ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। आपको सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। 4 से 5 बार आप पढ़िए। आपने सिलेबस प्रीलिम्स का देखा है तो उसको 4 से 5 बार देखिए, और 4 से 5 बार पिछले 3 से 4 वर्षों के पेपर देखिए, और जिन 10 यूनिट और 10 यूनिट के अलग अलग सेपरेट करके आप प्रश्न निकाल लीजिए। मान लीजिए इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास है, या फिर MP रियासत अपन कर लेते हैं, तो MP रियासत में क्या क्या प्रश्न पूछे और कहाँ कहाँ से पूछे वो आपको दिख जाएंगे उसमें से। और जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट लगेगा हाँ यहाँ से ये प्रश्न आया है, तो हो सकता है अगली बार मेंस मतलब प्रीलिम्स में ये वाला प्रश्न पूछा जाए। जैसे अभी स्पोर्ट्स की यूनिट अगर अपन बात करें तो उसमें क्लियर कट है
पिछले 3 वर्षों में या तो खिलाड़ी का नाम पूछेगा या वो उस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है, और एक अवार्ड, उसका कौन सा अवार्ड मिला। तो ये 4-5 चीज़ें अपने को एनालिसिस करके बाद स्पष्ट पता चल जाती है कि हाँ यार यहाँ से ये प्रश्न निकल के आ रहा है। तो अगली बार जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो आप कोई भी अच्छी करंट अफेयर्स की बुक लाएं और उस बुक में ये चीज़ देखिए कि हाँ यार मुझे मतलब हमारी एग्जाम मतलब स्पोर्ट्स में जब प्रश्न आएगा, ये तय बात है कि 1 से 2 प्रश्न आएंगे, मतलब ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन मिनिमम ये क्राइटेरिया तो रहेगा। और इतने प्रश्न आएंगे चूंकि इस हिसाब से पूछ रहा है, तो आप उनको याद करते चलिए। उनको ये नहीं कि मैं बाद में याद कर लूँगा, या बाद में आप जैसे जैसे अभी याद करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। लगता है प्रीलिम्स की एक बहुत बड़ी मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, हमें लगता है कि सारी चीज़ें याद है, लेकिन जब सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो सब भुला जाते हैं। तो आपको याद नहीं करना, उसको कंठस्थ करना है। आप उसको 4 से 5 से 7 बार देखेंगे तब जाके आपको याद होगा, क्योंकि खिलाड़ी का नाम हो उसको खेल याद करना एक बहुत टिपिकल चीज़ है, लगता है वो कि बहुत सेम है, और 4-5 हॉकी वो जूडो ऐसा आ जाएगा तो लगेगा अरे यार ये, और अपन वो प्रश्न गलत करके आएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो दिख रहे हैं स्पष्ट क्लियर क्रिस्टल के रूप में कि ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, उनको याद कर लेना है कि यार ये यहाँ से, तो मेरे को ये प्रश्न गलत नहीं करना है, बाकी कोई सा गलत हो जाए कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन किसी खिलाड़ी से पूछा गया है कुछ भी, या तो उसका खेल वो कौन से जिले से संबंधित है, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो अपने को ये एक चीज़ तैयारी करना है, ये अपने गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गई अपनी कुछ इस टाइप का अपने को पढ़ना है। ये हर उसमें होगा आपके, जैसे MP पढ़ेंगे आप, MP में भी जैसे जनजातीय से अपने को लगता है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उन जनजातियों को बहुत अच्छे तरीके से याद करिए। होता क्या है, जैसे बहुत सरल लारूकाज पूछ लेगा तो फिर वहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, गोंड है कि भील है कि बेगा है, उसमें अपन और ऐसा प्रश्न आएगा तो अपन उसको गलत करके आएंगे। नहीं, आपको जो जनजातियों में जो कुछ अच्छे फैक्ट हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में मूलभूत जो शब्द आपको हर किताब हर बुक में मिल जाएगा। करना आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है, आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं रहना है कि यार ये इसका है कि इसका है, क्योंकि ये तो एग्जाम में आने के बाद में अगर आप घर पे इसमें कन्फ्यूज हैं तो ये अपने लिए एक नकारात्मक पॉइंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी तैयारी करें तो हर चीज को क्लियर करिए। रूम पे बैठ के ही क्लियर होगा, वो आपको एग्जाम हॉल में क्लियर नहीं होगा, ना ही एग्जाम के लास्ट 1 महीने में। एग्जाम के लास्ट 1 महीने में कुछ नहीं होता है। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी फैक्ट है, कुछ अपने को याद नहीं रह रहा है कि यार ये जैसे भील जनजाति एक नृत्य अपने को याद नहीं रह रहे हैं, इसकी कौन सी कृषि है वो याद नहीं रह रही, तो आप उनको जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे चंदन भैया ने बहुत अच्छी चीजें लगा रही कि ऐसे आप लगा के उनको रख सकते हैं, चाहे 8-10 बार आपको दिखेगा तो वो आपको याद हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको सेपरेट करना सीखिए, चीज़ों को सेपरेट करना ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत मतलब ज़रूरी है। कुछ भी एक वो फैक्ट डाल देगा मेंस में 3 मार्कर के लिए, तो आप फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार बेगा का है कि भील का है कि गोंड का है, तो आप उसमें उसको गलत करके आ जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें आपकी गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन्हीं वजह से आप बाहर जाएंगे। कुछ टफ प्रश्न आते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, वो किसी से नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो उनका तुक्का लगेगा, और उसकी वजह से आप कभी बाहर नहीं होंगे। आप हमेशा बाहर होंगे तो आपके सरल प्रश्नों की वजह से। मेरे एक मित्र हैं, वो मेरे को एक ही बात बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जो सरल प्रश्न उनको गलत मत करना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपने एक भी सरल प्रश्न गलत किया तो आप फिर वो 50-50 वाली स्थिति में आ जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और आजकल 87-13 वाला चलन चल रहा है, तो कट ऑफ भी बहुत ऊपर जा रही है, और एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 87 में हो या 13 में हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बिल्कुल जो सरल प्रश्न है उनको बिल्कुल गलत मत करिए। और प्रीलिम्स का जैसा है कि 10 यूनिट है, आपको यूनिट निकालिए, जो नीचे की जो छोटी छोटी यूनिट है उनसे भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि छोटी यूनिट आपको पढ़ने में भी कम समय लगेगा। तो आप उनको अलग, मतलब मेरा मानना है कि आप अपने सिलेबस को 2 भाग में बांट लीजिए। एक जो मेजर जो पार्ट रहता है वो, जहाँ से मतलब बहुत बड़ा पोर्शन है लेकिन प्रश्न आने की संभावना कम है, और एक जो छोटा पोर्शन है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक है और उसको आपको पढ़ने में भी कम समय लगेगा। जैसे साइंस टेक हो गया, कंप्यूटर हो गया, और ये 1-2 जैसे रियासत वाली एक छोटी यूनिट होगी, तो इनके आप अलग करके बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और एक एक फैक्ट आप उनको निकाल के उसकी तैयारी करिए। और रही बात फैक्ट कैसे याद किए जाए, तो मेरा ऐसा था कि मैं कुछ भी की बुक पढ़ता था, तो मेरी मतलब मैं एक बात बताना चाहूँगा, प्रीलिम्स पढ़ी जाती है किताब से। आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स प्रीफर ना करें, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में आपके पास सर टाइम भी रहता है तो आप किताब पढ़ लेंगे, तो आपकी वो किताब मेंस में भी हेल्पफुल रहेगी, और मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, उसके 3 मार्कर के लिए भी। और जो अच्छे आपको अगर कोई अच्छा प्रश्न आया तो उसके लिए फैक्ट डालना है, तो उस फैक्ट डालने में भी आपकी ये प्रीलिम्स की किताब अगर पढ़ेंगे तो बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगी।
तो जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रीलिम्स पढ़ी जाती है किताब से और मेंस अपने नोट्स से पढ़ी जाती है। मेंस के लिए आपको अपना खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, किताब से नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप शुद्ध किताब पढ़िए, क्योंकि एक फैक्ट आना है, वो एक फैक्ट कहाँ से आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपने कोई भी ऑथेंटिक कोई सी बुक ले ली है तो उसको पढ़िए, अगर अन्यथा नोट्स है उसमें वो फैक्ट गायब हो गया और आपको किसी बुक में था तो फिर अपन मिस करते अरे यार मैं वो पढ़ लेता तो अच्छा रहता। तो बेहतर ये है कि मेरा मतलब ऐसा मानना है कि आप किताब पढ़िए प्रीलिम्स के लिए, अच्छी बहुत सारी मतलब अच्छी ऑथेंटिक किताब, जैसे दृष्टि की क्विक बुक हो गई है, एमपी के लिए पुणेकर, परीक्षा धाम, ये ऐसी 2-3-4 किताबें हैं, आप इनको पढ़िए। तो इनसे आपका प्रीलिम्स तो मजबूत हो गई होगा, मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेंस के दौरान आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप मतलब किताब पढ़ पाएंगे, आपके पास केवल सीमित नोट्स रहता है, नोट्स पढ़ पाएंगे। और आज अभी जो ट्रेंड है प्रीलिम्स में 3 मार्कर और मेंस में 3 मार्कर, और मेंस में भी जो 5 मार्कर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो सीधे प्रीलिम्स का फैक्ट रहता है, उसमें आपका प्रीलिम्स में याद किया तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेंस में अपन लिखते हैं। तो आप मतलब ऐसा करिए कि मेंस के मतलब प्रीलिम्स के दौरान आप किताब पढ़िए, किताब से आपको बहुत फायदा मिलेगा, मतलब मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदा मिले, प्री के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको आपका जो वैल्यू एडिशन वो भी हो पाएगा, और आपकी जो मतलब लेखन शैली है और जो कंटेंट क्वालिटी वो बहुत बेहतर हो पाएगी अगर आपको फैक्ट अच्छे से याद होंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आप किताब बहुत अच्छी से कोई सी भी और 2-3 किताबें उठा के पढ़ सकते हैं, और सोर्स लिमिटेड रखिए। 2 किताब पढ़ रहे हैं तो बस 2 किताबों को रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक ही किताब 10 बार पढ़नी, ज़रूरी है कि आप 1-2 किताब पढ़िए, लेकिन उनमें कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं। आप एक किताब अपनी रखिए कि हाँ ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी किताब से कुछ अगर फैक्ट इधर उधर है तो आप उसको उसमें डाल के आप अपना एक बहुत अच्छी किताब बना सकते हैं। मतलब मेरा मानना है कि एक विद्यार्थी MPPSC की तैयारी करते हुए हर विद्यार्थी एक अपनी अच्छी किताब बना सकता है। आप कुछ इधर उधर के फैक्ट है तो आप उस अपने बुक में डालिए, ताकि वो आपका एक बढ़िया बहुत प्रॉपर नोट्स हो सकता है, तो उसके लिए आपके आगे भी काम आएगा वो। तो प्रीलिम्स किताब से पढ़ी जाए तो बहुत बेहतर होगा। और फैक्ट के लिए आप बार बार उनको लिखिए, आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, मतलब ऐसे दीवार पे चिपका सकते हैं, या कुछ पेज फाड़ लीजिए, उसका आधा जो सन हो गया, किसी की स्थापना हो गई, कहाँ का मुख्यालय याद नहीं रहा, तो आप उनको निकाल के ऐसी जगह रखिए कि हाँ मैं हर दूसरे तीसरे दिन में इसको पढ़ सकता हूँ। तो ये आपके लिए मुझे लगता है बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। तो कुल मिला के ऐसा है कि प्रीलिम्स जो भी है तो आप अपनी खुद की किताब, जैसे रितेश भाई कह रहे हैं कि एक किताब खरीदिए, उस पर एक नई किताब बना लीजिए आप, और उसी एक किताब को आप रिवीजन करिए, उसी को देखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ रितेश भाई ने बताई कि रिवीजन करना है, आपको रिकॉल करना है, जैसे 4 ऑप्शन जब आपके सामने आए तो आप उसे अच्छे से कर सकें। तो अब हम लोग रितेश भाई से जानेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स तो कहना चाहिए कि क्वालिफाइंग है, आपने उसे पार किया तो ही आप मेंस देंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है। लगभग 80 से 85% जो पूरे पूर्णांक हैं उसमें से 80-85% जो है तो इंटरव्यू आपका मेंस भूमिका निभाता है। और मुझे ऐसा लगता है इन रिजल्टों को मैंने देखा, इंटरव्यू के नंबर मैंने देखे, तो मुझे लगता है कि जब मेंस में आपने अच्छा किया है तो निश्चित फिर आपको इंटरव्यू उतना निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप एक अच्छा नंबर, औसत नंबर पा के आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए रितेश भाई क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और क्या विद्यार्थियों को करना चाहिए? जैसा कि चंदन भैया ने बताया है कि मुख्य परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब मुख्य है, चूंकि नाम में मुख्य है तो ये मुख्य परीक्षा है। और स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपको प्रीलिम्स आपके निकाली जाती है मतलब ऑब्जेक्टिव लगाने से। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए तो आपकी प्रीलिम्स निकलेगी, लेकिन मेंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, चूँकि अब सिलेबस छोटा हो गया है और प्रश्नों का नेचर भी, मतलब सिलेबस तो बड़ा है लेकिन वो क्वेश्चन छोटे आ रहे हैं। तो बच्चों को ऐसी ये गलतफहमी रहती है कि नहीं अब इतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कम है तो हम आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। निश्चित तौर पे आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो राइटिंग स्किल होना चाहिए। जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वहाँ 9 लाइन में आप कैसा आपको बेहतर उत्तर लिखना है वो नहीं लिख पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने रूम पर बैठ के 9 लाइन में किसी भी उत्तर को कैसे लिखा जाए, इसे कहते हैं लेखन कला। मतलब तो आप ये मत सोचिए कि यार आप सिलेबस, मतलब ये पेपर छोटा हो गया है, मतलब मेंस की कॉपी छोटी हो गई, 9 लाइन आती है 5 मार्कर के लिए और 11 मार्कर के लिए 2 पेज आते हैं, तो मेरा पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। बिल्कुल आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आपको उसके अंदर लिखना क्या है, कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो कैसे बनानी है, फ्रेमिंग कैसे करनी है, आपको लेखन कला से आएगा। आप निश्चित मानिए 1 या 2-3 दिन में अब ये कभी नहीं कर पाएंगे, और ना ही किसी टॉपर की कॉपी देख के कर पाएंगे। खुद आप सोच रहे होंगे कि हाँ टॉपर ने ऐसा लिख रखा, तो मैं पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ना कि लिखने पे, तो मेरा आराम से लिखा जाएगा। तो ये मतलब मुझे लगता है गलत स्ट्रेटेजी होगी। आपको बेहतर ही आप लिखना, आप खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 9 लाइन में किसी भी उत्तर को
कोई सा भी प्रश्न आया तो उसको कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें डायमेंशन होगी, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं लिख पाएंगे। आप उसमें फिर वही जो सामान्य एक उत्तर होता है उसको लिख देंगे, वो छोटा सा 2-3 लाइन का इंट्रो दे देंगे, 1-2 लाइन की और मेन बॉडी, वो पूरा मतलब गड़बड़ा जाएगा। आपकी फ्रेमिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उत्तर को लिखने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, रूम पर प्रैक्टिस होगी, आपकी कहीं प्रैक्टिस नहीं होगी। और इस पर मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो आपका खुद का इवेल्युएशन हो पाएगा कि मैं किन प्रश्नों को बेहतर लिख पा रहा हूँ, मेरी समस्या क्या है, 11 में आ रही है, 3 मार्कर में आ रही या 5 मार्कर में आ रही। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है 3 मार्कर और 5 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है 5 मार्कर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि 9 लाइन में है तो आप पूरी क्वालिटी आपके उत्तर में क्वालिटी दिखनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, और साथ में उसके फैक्ट भी होना चाहिए आपके उत्तर में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेखन कला जब पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, आप लिखिए उन उत्तर को, क्योंकि एक सामान्यता देखा है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, हाँ यार यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो प्रश्न तो आपको पहले ही पता चल जाए, लेकिन उसका उत्तर क्या लिखना है वो आप नहीं लिख पाएंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं चंदन भैया जिनको पता है कि हाँ यार ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन फिर उनको हम वहाँ पर प्रश्न लिखाएंगे तो उस उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण देखने को भी मिलेगा कि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपको अगर अच्छा उत्तर लिखना है वहाँ, तो उसके लिए पहले प्री प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रूम पे टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो बेहतर उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और मेंस के लिए सबसे ज़रूरी है आपका सिलेबस। आपको सिलेबस मुंह पे याद होना चाहिए। जो भी जितनी भी यूनिट है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर की को मिलाकर 30 यूनिट होती है, तो 30 यूनिट का लगभग जो भी सिलेबस वो आप पॉइंट टू पॉइंट याद करिए, क्योंकि अभी नया नया सिलेबस है तो लगभग सब चीज़ें ऊपरी तौर पे पूछी जाती है। ऊपरी तौर का प्रश्न आएगा, आपको सीधा साधा उसको बहुत बेहतर उत्तर बना के आपको लिखना है, और बेहतर तभी लिखाएगा जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो ये 2 चीज़ें मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से देखिए, वॉच करिए उस सिलेबस को, उसके जो मेन एक एक पॉइंट का आप मतलब खगलिए उसको। आपको सिलेबस में कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी सिलेबस में दिख रहा है, वो जो लिखा हुआ एक लाइन लिखी हुई है तो उसको पढ़िए, उसके बारे में जो भी चीज़ आप उसकी जानकारी एकत्र करके उसको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करिए, तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा। और साथ ही मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन 4, 5 और 6 पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है, बच्चे अपनी तैयारी के दौरान फर्स्ट सेकंड और थर्ड में रह जाते हैं, और 4 और 5 को जितना अपन समय देना चाहिए और 6 को भी उतना समय नहीं देना, मतलब नहीं दे पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है और काफ़ी नंबर गेनिंग पोर्शन है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी एक बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी वाला पेपर है एक तरीके से। अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ें याद कर ली तो आपको बहुत मतलब अच्छे 150 के आसपास नंबर लाए जा सकते हैं। और अगर हिंदी में आप 150 नंबर ला रहे हैं तो ये बहुत मतलब बहुत बढ़िया स्कोर होगा, वो आपका कवर कर देगा आगे के जो पेपर। मान लीजिए आपका थर्ड पेपर अच्छा नहीं गया, तो आपने अगर इधर अच्छा परफॉर्म किया है तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही निबंध का पेपर मैंने देखा है 90% विद्यार्थी निबंध की प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो केवल एग्जाम में जाएंगे तब जाके पहला निबंध लिखेंगे, या कहीं एक टेस्ट सीरीज में जाएंगे तब पहला लिखेंगे। तो आप ये विचार करिए आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। आप अगर मतलब निबंध के लिए प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि निबंध है ही प्रैक्टिस का खेल। आपने 1, 2, 4, 5 निबंध लिखेंगे तो आपको लेखन कला आ जाएगी और खुद अच्छे से लिख पाएंगे। तो वो जो 6th पेपर वो भी बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, जिसको लोग आजकल ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 6th, 5th और 4th ये तीनों पेपर भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके एक अच्छा स्कोर लाने के लिए इनकी ओर भी मतलब आप देखें और इनके लिए भी प्रैक्टिस करें, इनको भी एक पर्याप्त समय दें, ताकि आपका मेंस का जो ओवरऑल स्कोर वो बहुत बेहतर हो पाएगा। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बहुत ब्रॉड एरिया है, मतलब ब्रॉड सिलेबस है उसका, जबकि इनका बहुत सीमित सिलेबस है। तो आप कम समय में बहुत अच्छे नंबर अगर गेन करने हैं तो आप फर्स्ट सेकंड मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 4th, 5th और 6th पेपर की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए कुल मिला के ऐसा था कि उत्तर लेखन सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अभी मैंने इस पेपर में ये नोटिस किया कि होता वही है, प्रैक्टिस नहीं करता व्यक्ति, सोचता नहीं लिख लेंगे, लेकिन इस बार क्या हुआ, 9 लाइन की जगह पे पूरा पेज दे दिया उन्होंने, और बच्चे उसी में घायल हो गए कि भाई, क्योंकि प्रैक्टिस चीज़ें लोगों ने की नहीं थी, उनको तो 9 लाइन थी, 9 लाइन लिख लेंगे आदमी आराम से, तो वो वहाँ पे दिक्कत हुई। और जैसा कि टू द पॉइंट सिलेबस दिया हुआ है, टू द पॉइंट चीज़ें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है समथिंग 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब वही हैं जो लिखा हुआ है। तो उनको यदि आप परफेक्ट आप रिपीट कर लेते हैं, परफेक्ट उनका रिवीजन कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर हो सकता है। और 5th, 6th पेपर का तो बता ही दिया रितेश भाई ने। अब सबसे ज़रूरी बात रितेश भाई के पूरे इस परिणाम में, इस पूरी तैयारी में इंटरव्यू का रोल बहुत अहम रहा है, क्योंकि रितेश भाई के 155 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के बारे में कुछ खास रितेश भाई बताएंगे हम लोगों को, किसके बोर्ड में था, क्या कुछ किस चीज़ों से उनसे क्वेश्चन पूछे गए, और
किस तरह तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, कैसे उसे सोच के चलना चाहिए कि किस तरीके से हम एक अच्छा व्यक्तित्व अपना वहाँ पे दिखा पाएँ जिससे हम एक अच्छा नंबर गेन करें। और मुझे लगता है 155 नंबर इस 75 में से बहुत ही अच्छे नंबर हैं, तो इसके बारे में मुझे बताएं आप। बहुत महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बाद एक इंटरव्यू वो चरण है जो आपकी पोस्ट भी डिसाइड करेगा, आप अंदर हैं या बाहर हैं वो भी डिसाइड करेगा। तो इस परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रहता है इंटरव्यू। और जैसा कि चंदन भैया ने बताया, मेरे 155 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं और मेरा सर का बोर्ड था। और मेरा इंटरव्यू जहाँ तक मतलब मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, व्यवहारिक पक्ष आपका इंटरव्यू का बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी व्यवहारिक पक्ष अगर आपका मजबूत है तो ये मान के चलिए आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसकी तैयारी के लिए जैसे मॉक बहुत मतलब सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी, मैं वापस पुनः कहूँगा सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक दिए हैं, मतलब आप विश्वास मानिए मैंने 40 से 42 मॉक मैंने दिए हैं। और मेरी ये थिंकिंग थी कि अपन जो भी बोल रहे हैं, जैसे चूँकि इंटरव्यू का भी एक कोई ब्लाइंड नहीं रहता है, इंटरव्यू भी स्पष्ट रहता है। आपका जो डेफ है, आपका जो होम मतलब आपका डेफ में से ही लगभग चीज़ें आएगी, वो आपके बारे में कहीं बाहर से जानकारी लेकर नहीं आएंगे, वो आपके डेफ में से ही चीज़ें निकालेंगे और वहीं से आपके प्रश्न आएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे छोटा सिलेबस है कि आपके सामने 2 पेज हैं, अब उन 2 पेज की आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। तो इसमें इतना कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि इंटरव्यू में कोई बहुत बाहर से प्रश्न आएंगे या नहीं बनेंगे तो क्या होगा। आप यकीन मानिए इस प्रकार के प्रश्न सब हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनसे आपका निर्धारण नहीं, आपके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होगा कि आपने उस प्रश्न का सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया या सॉरी सर बोला तो आपके उससे नंबर बढ़ जाएंगे या नंबर कट जाएंगे। वहाँ पे इस चीज़ का इवेल्युएशन नहीं होता, वहाँ पे ओवरऑल इवेल्युएशन होता है। तो इंटरव्यू के लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप अच्छे से ज़्यादा मॉक दीजिए और एक डेफ होता है, उस डेफ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आप उसकी तैयारी करिए। जैसे मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं गया था तो मुझे सबसे पहले सर ने मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रश्न पूछे और वहीं से उसकी मतलब इंटरव्यू की दिशा मुझे मालूम लग गई थी कि हाँ यार मेरा इंटरव्यू कहाँ जाना है। क्योंकि मैं जब बाहर तैयारी करता था तो मैं ये सोचता था कि मेरे कुछ ऐसे पक्ष हैं जहाँ से मेरा इंटरव्यू जाए और जिस दिशा में जाना चाहिए उधर दिशा में जाए तो ये मेरे लिए एक सकारात्मक पक्ष रहेगा। तो सेम मेरे इंटरव्यू में भी ऐसा ही रहा। उन्होंने मंदसौर से प्रश्न पूछा, मंदसौर की जो परिस्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, मंदसौर से रिलेटेड जो मतलब इतिहास से प्रश्न पूछे, अफीम की कृषि से प्रश्न पूछे मंदसौर में, और जो भी वहाँ सामान्य थी भौगोलिक विशेषता, स्थानीय विशेषता, उनसे लेकर प्रश्न पूछे। उसके बाद वो सेकंड आपका जो महत्वपूर्ण पोर्शन रहता है वो आपकी हॉबी रहती है। तो आपकी हॉबी अगर है, आपने बहुत मतलब मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप इधर उधर की हॉबी न बनाएं, जो आपके व्यक्तिगत पे मैच करती है और जिसमें आप जिए हैं या जिसमें काम किया है वो हॉबी आप रखिए। आप बनाइए नहीं हॉबी। आप ये मानिए कि आप 10, 15, 20 दिन या इंटरव्यू के 1 या 2 महीने में आप कोई हॉबी बना के उसको अपनी बना लेंगे तो ये मतलब जहाँ तक कुछ मतलब मूर्खता जैसी स्थिति होगी। आप कुछ भी हॉबी अगर आपकी बिल्कुल नहीं है, मुझे भी ये पता है किसी की हॉबी नहीं होती है, अपनी हॉबी होती है तो अपन नहीं चाहते कि ये वहाँ पर आए और इससे प्रश्न पूछे, लेकिन आपकी हॉबी वही रखनी है जहाँ आप मतलब व्यवहारिक आपका मजबूत हो। जैसे मेरी हॉबी जैविक कृषि थी, तो मैं अभी जब पढ़ाई छोड़ के गया था तो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है और लोगों को करवाई है। और चूंकि मेरा एक एफपीओ का गठन किया था और मैं उसका सीईओ भी हूँ, तो मैंने वो चीज़ काम की है। तो जब आप व्यवहारिकता में अगर वो काम करते हैं तो जब आपसे वो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल एक अलग रहेंगे और एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो चीज़ आपके वहाँ एग्जामिनर मतलब जो इंटरव्यूअर वो चाहता है कि हाँ यार ये यहाँ पे क्या दिखती है। तो आपके इंटरव्यू के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आप व्यवहारिकता पर मतलब जोर दें। और जो जैसे होम डिस्ट्रिक्ट हुई, आपका जो मतलब ग्रेजुएशन किस चीज़ में हुआ और आपकी हॉबी, ये कुछ 4-5 पक्ष ऐसे जहाँ से प्रश्न पूछे जाने स्वाभाविक है। और आप बिल्कुल ये मतलब इंटरव्यू का वो पोर्शन है जो दिखेगा और वहाँ पे भी दिखेगा आपको, और ये हर जगह मॉक में भी दिखेगा। मान लीजिए मंदसौर, तो मैं जहाँ पे भी मॉक मैंने 40 से 42 मॉक दिए तो सब जगह उन्होंने मेरे से मंदसौर से प्रश्न पूछे हैं और अफीम से भी उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे और 1-2 चीज़ें इतिहास से भी प्रश्न पूछे। तो अगर मैं कहीं पे भी एक नया गया एकदम और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं जो बताऊंगा तो मेरे चेहरे के हाव भाव अलग होंगे, लेकिन उसी चीज को अगर मैं 10 बार या 20 बार बता चुका हूँ तो उस स्थिति में मेरे हाव भाव अलग होंगे। तो मेरा खुद का मतलब ऐसा अनुभव रहा है कि किसी चीज को आप 10 से 12 बार बता पाए या बता देंगे तो वो आपका एक अलग मतलब पोर्शन, वो आपकी व्यवहारिकता झलक जाएगी उसमें और ऐसा लगेगा हाँ यार ये तो मतलब कोई बना के नहीं आया है। जैसे बहुत इंटरव्यू में क्या होता है, जब आप देते इंट्रो भी देते तो लगता है कि यार ये मेरा नाम ये है वो है, तो अपन लगता है कि हाँ ये तो दिख रहा है, ऐसा कैसे बनावटी दिख रहा है कि अभी सीख के आया है
और अभी प्रैक्टिस करके आए, लेकिन अब ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे तो आप उसके प्रति म्यूचुअल हो जाएंगे, आपको व्यवहारिकता हो जाएगी मतलब उसके प्रति। तो किसी भी इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यार ये बनाएगा, ये मतलब ऐसा लगता है कि तो रोज़ देता होगा इंटरव्यू, तो आपको वहाँ ऐसा देना है इंटरव्यू का, मैं तो रोज़, मेरा रोज़ का काम है ये इंटरव्यू देने का। तो वो चीज़ आएगी आपके मॉक से, और वो चीज़ आएगी आपके जो मॉक में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्योंकि ये विश्वास मानिए, आप में जो मॉक में पूछे जाएंगे ना, मतलब 50 प्रश्न भी अगर आपके मॉक में पूछे गए तो 10 से 20 ऐसे प्रश्न होंगे जो वहाँ पे पूछे जाएंगे, बिल्कुल सामान्य रहते हैं। वो आपके हॉबी हो गई, आपके माता पिता का बैकग्राउंड हो गया, या आपकी मतलब होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, या आपका नाम से कोई बैकग्राउंड, या आपके स्कूल के नाम से कुछ, या आपके गाँव या आपके शहर। तो इस प्रकार के प्रश्न निकल के आते हैं। और मेरा एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगा, इंटरव्यू में आपको जो भी जवाब देना है वो जो सर्वसम्मति वाला जवाब वो देना है। यानी कि उन्होंने इंदौर की कुछ विशेषताएं पूछी है तो आप बहुत खुद की विशेषता ना लाए, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, मिनी मुंबई है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल दिखती है वही बताना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट बिल्कुल नहीं बताना है। आपको अगर वो कुछ भी पूछे, हाँ भाई आपको मंदसौर का डिप्टी कलेक्टर, जैसे मेरे से प्रश्न पूछा मंदसौर का डिप्टी कलेक्टर बना देंगे तो आप क्या मतलब उसमें कुछ भी सुधार करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, तो मैंने जो बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें होती है वो बताना है। आपको ऐसा नहीं बताना है कोई आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे सर मैं ये हुआ हूँ, तो उससे वो थोड़ा अलग लगता है। जब आप बिल्कुल एकदम सामान्य उत्तर देंगे तो उनके लिए बहुत मतलब अच्छा भी लगे, क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं। वो कोई विशेष फैक्ट आपसे न जानकारी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ मैंने ये बच्चा ये बताए। अगर आपने वही बता दिया तो ये मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू मतलब बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरी चीज़, आप ब्लफ बिल्कुल नहीं करना है इंटरव्यू में, आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। क्योंकि मेरे 1-2 मित्र हैं, वो उन्होंने बोला, उन्होंने पकड़ लिया इसी ना मतलब 100 के आसपास उनके नंबर हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप झूठ तब तक सही है जब तक वो पकड़ में नहीं आए। मान लीजिए अगर पकड़ में आ गया तो आपका पूरा इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी गलती क्यों करें कि एक की गलती की वजह से अपन पूरा समाप्त कर पाएँ उसको। तो आप इंटरव्यू के लिए बहुत मतलब सामान्य तैयारी करिए, आपका जो डेफ है उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। और आप मतलब भले अगर आपको मॉक नहीं देना है तो आप अपने घर पे एक आईना लगा सकते हैं और उसके बाद में उसके सामने रोज प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको इंटरव्यू मतलब व्यवहारिक होना है कि हाँ मेरा मतलब ये रोज का पक्ष है, मेरा कोई नया मतलब बनावटी नहीं दिखाना है उसमें। तो मुझे लगता है एक अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उसमें। और रही बात आपके जो मतलब ग्रेजुएशन का पोर्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चूँकि मेरा BA था तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये मेरे सब्जेक्ट थे, तो इन्हीं से मुझसे प्रश्न भी पूछे गए एक दो, तो ये मेरे लिए ठीक रहा। अगर आपका ग्रेजुएशन कोई दूसरा इंजीनियरिंग है तो आपके जो वो हैं वो आपको तैयार करना पड़ेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं मगर ग्रेजुएशन का अगर कुछ प्रश्न आया और वो उसको जवाब नहीं दूंगा तो वो माफ़ी हो जाएगी, तो वो माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि आपने 3 साल उसमें बिताए हैं। एग्जाम मतलब इंटरव्यूअर तो ये चाहता है कि यार ये बच्चा है, इसका ग्रेजुएशन इसमें हुआ, तो मुझे इससे कुछ सामान्य चीज़ों की अपेक्षा है। क्योंकि बहुत समय हो गया, आप नहीं पढ़े 4-5 साल, तो कुछ अच्छी जो लेवल का प्रश्न आता है उसमें आप सॉरी बोले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी की केमिस्ट्री में भी ग्रेजुएशन है और उन्हें केमिस्ट्री के जनक कौन है, या केमिस्ट्री की बहुत जो सरल डेफिनेशन होती है किसी वैज्ञानिक के नाम, अगर वो नहीं बताएंगे तो ये मानेंगे बहुत गलत मतलब प्रभाव जाएगा। तो आपके जो भी विषय हैं, जो भी आपके ग्रेजुएशन के विषय, आपकी मतलब बिल्कुल सामान्य तैयारी करके जाना पड़ेगा आपको, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन की बढ़िया तैयारी करिए और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के उसकी तैयारी करके, तो मुझे लगता है अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको भी इंटरव्यू में। क्योंकि मुझे मिल सकते हैं तो किसी को भी मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। मुझे इस पूरे इंटरव्यू में अभी तक, चूँकि अब लास्ट ही चल रहा है ये, तो मैं कुछ चीज़ें मुझे लगी जो सबसे की पॉइंट रही आपकी। प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस, मेंस के लिए आंसर राइटिंग वो भी प्रैक्टिस है, और इंटरव्यू जैसे आपने बोला कि यदि आपसे कोई नाम पूछ रहा है तो आपने बताया कि मेरा नाम रितेश पाटीदार है, तो पहली बार तो असहज हो सकते हैं आप कि नाम क्यों पूछ रहा है। दूसरी बार थोड़ा, फिर अब 40 बार आपने जैसा था 40 से 42 मौका आपने दिए, तो आपको चीज़ें नॉर्मल हो गई होंगी। आप उससे हैबिचुअल हो गए कि नहीं चलो ठीक है भाई, ये पूछा मंदसौर के बारे में बताइए, तो आप पूरा क्लियर है कि हाँ। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लक्ष्य आपने तय किया है, यदि उसमें आप स्पष्ट हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। अब इस पूरे इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न है, वो सभी प्रश्न आप श्रोताओं के लिए, आप विद्यार्थियों के लिए है कि कुछ 3 से 4 चीज़ें रहती है, तो भाई आप ऐसा बताइए जो ये विद्यार्थी, जो एस्पिरेंट एक नया नाम आ गया है और जो हर शहर में, हर गलियों में पाए जाते हैं, हर घर में मिलते हैं, और अच्छी बात है कि एक युवा जो है वो सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो किस तरीके से अपने इस लक्ष्य को, PSC या जो भी कोई भी एग्जाम हो, हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके साथ कुछ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो करे और वो सफलता को प्राप्त करे, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो इंटरव्यू का जो पूरा सार है या निचोड़ा का जिसको कहेंगे, तो ये मेरी जो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, वो प्रत्येक एस्पिरेंट या जो भी विद्यार्थी उसको ज़रूर करना चाहिए। मेरे लिए अगर मानना है कि सबसे पहले आपके प्लान B बहुत ज़रूरी है।
आप अकेले एमपीपीएससी की तैयारी या फिर केवल एमपीपीएससी के लिए ना आए, आपके प्लान बी होना जरूरी, क्योंकि ये एक बहुत मतलब अनसर्टेन प्रकार की परीक्षा है। बहुत अच्छे मेरे से बहुत लाख ब्राइट स्टूडेंट हैं जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करी तब आपका सिलेक्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझसे कहीं बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो भी बाहर हैं और वो भी नहीं है और काफ़ी सालों से बाहर है। तो आपका अगर प्लान बी होगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि हाँ यार हम इस दिशा में भी जा सकते, केवल इसके पीछे न लगे रहें। दूसरी चीज़ है तैयारी के लिए, जैसे आपने बताया प्रैक्टिस, मैं मानता हूँ और प्रत्येक मतलब जो अच्छा विद्यार्थी जिनका रहा है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप 1-2 दिन, 1-2 महीने या 3-4 महीने में एमपीपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। आपको इस परीक्षा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मतलब हज़ारों प्रश्न लगाने पड़ेंगे ताकि आप उन प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है वो तरीका आपको सीखना है, और ये तरीका आपकी प्रैक्टिस से आएगा। कोई बता के आपको नहीं बता सकता है। मैं आपको कितनी भी चीज़ें बता दूँ लेकिन आपको वो नहीं आएगा जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका मतलब प्रीलिम्स के जो भी मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो सही नहीं हो पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए ताकि आप उस चीज़ को खुद करें। मतलब ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, और सोल्व करने का तरीका ही यही है। रही बात मेंस की, तो मेंस में बिल्कुल अनसर्टेनिटी रहती है। आपकी किस्मत बहुत काम करती है, किन प्रोफेसर के पास आपकी कॉपी जा रही है, कहाँ जा रही है और किस परिस्थिति में चेक की जा रही है। लेकिन जैसा कि अभी चंदन मी ने बताया, अभी पहले 9 लाइन का जो आता था उत्तर 5 मार्कर का, इस बार पूरा पेज आ गया। बहुत सारे ऐसे मित्र जिनको बड़ी समस्या असहजता हुई, अगर उन्होंने, क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्षों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि सब डायरेक्ट पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है अगेन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब आप तक आपको उत्तर बनाना नहीं आएगा, तब तक आप एक बेहतर उत्तर वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और बेहतर उत्तर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स भी वो एवरेज टाइप के मिलेंगे और हो सकता है फिर आपकी वो क्लियर ना हो। तो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस करना है आपको। प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है आप तीनों चीज़ की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके प्रति हैबिचुअल हो जाएंगे और आप विश्वास मानिए आप बेहतर करेंगे उस दिशा में। दूसरी चीज़ ये अभी आजकल देखने को मिला है कि बच्चे मोबाइल के साथ में तैयारी करने का प्रयास करते हैं। लाइब्रेरी में देखते हैं, हम खुद लाइब्रेरी में पढ़े हैं और लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चों को भी देखता हूँ, तो आप मोबाइल में बहुत समय आपका व्यस्त मतलब हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो आप अपने मोबाइल चलाने का एक फिक्स्ड समय रखिए और कोशिश करिए कि मोबाइल ना हो तो बढ़िया है। आप मतलब अपने शाम का समय हो, अपना एक समय फिक्स्ड रखिए, मुझे केवल इसी समय मोबाइल चलाना है, उसके अलावा मोबाइल नहीं चलाना है। क्योंकि मोबाइल आपका कैसे रील्स आपका 2 घंटे निकाल देगी पता ही नहीं चलेगा, और वो जो समय निकालेगी वो आपका कोर पढ़ाई का समय है, वो समय इस टाइम का नहीं है। क्योंकि आपने 2 घंटे वो मोबाइल चलाया है, 2 घंटे आपके वो व्यर्थ हो गए, क्योंकि फिर 2-3 घंटे बाद फिर चाय पीने जाना, वो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। चाय तो पीने जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मतलब फिर आगे पढ़े तैयारी नहीं कर पाएंगे। फिर 2-3 घंटे वो फिर खाना खाने जाना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। तो ये ऐसा समय आपका जो चाय पीने का, खाना खाने का, और ये 1-2 घंटे जो शाम के समय रहते जब अपन नहीं पढ़ पाते, ये होगा ही होगा। आपको जो पढ़ाई का जो टाइम है उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप सोचिए आपका मतलब सुबह बड़े फ्रेश होके गए, आप पढ़ाई करने बैठे और आपने 1-आध मोबाइल चला के 1-आध घंटा उसमें वेस्ट कर दिया, तो वो घंटा आपका बिल्कुल समाप्त हो गया, वो कहीं का नहीं रहा। क्योंकि फिर आपको 2-3 घंटे में उठ के फिर चाय पीने जाना है, नाश्ता करने जाना है, तो वो भी समय बिगड़ेगा आपका, एक वो प्लस ये बिगड़ गया। तो आप मोबाइल का एक बहुत स्पेसिफिक समय रखिए, कम से कम चलाइए, तो आपके लिए बहुत मतलब बेहतर सिद्ध होगा। एक रामबाण बता रहा हूँ मैं कि अगर मोबाइल से आपने छुटकारा पाया तो आप इस दिशा में बहुत अच्छे से तैयारी पर ज़्यादा समय से समय दे पाएंगे। और एमपीपीएससी की जर्नी पेशेंस मांगती है। अगर आप तैयारी करके आ रहे हैं तो एक 5 वर्षीय योजना का प्लान बना के आइए कि मुझे 5 साल तैयारी करने। आपकी बहुत अच्छी किस्मत है और सब चीज़ें आपके फेवर में है, तो आप एक बार में निकाल के लेके चले जाएंगे। लेकिन वो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सब चीज़ें आपके फेवर में होने के बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको ये मान के चलिए कि वो पीएससी आपसे समय मांग रही है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तो हो सकता है किसी भी टाइम आपका हो सकता है। तो पीएससी का पी और पेशेंस, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन या 1-2 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रैक्टिस और ये पेशेंस और मोबाइल का जो आपको उससे दूर रहना है, ये चीज़ें आप अगर कर लेंगे तो बेहतर मतलब आपकी तैयारी हो पाएगी। जैसे फुल फॉर्म की बात रितेश भाई ने की पीएससी की, तो पी से रितेश भाई ने बताया पेशेंस हो गया, एस से अपन स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, रणनीति क्या है, और सी से कॉन्फिडेंस बता सकते हैं या क्लियरिटी बता सकते हैं, आपका गोल क्या रहेगा, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये पूरी बातें रहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको रितेश भाई के इस इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिलेगा और आप कुछ अच्छी चीज़ें लेके जाएंगे। तो रितेश भाई,
यहाँ पे आने के लिए और अपना समय यहाँ पे देने के लिए इतवारी मोटिवेशन में बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे लोक प्रशासक के रूप में काम करेंगे और आगे भी हमारा जुड़ाव ऐसे बना रहेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे अचानक याद आ गई है। रितेश भाई मोबाइल की बात कर रहे थे, तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कभी रितेश भाई को फ़ोन करता था लाइब्रेरी जाने से पहले या निकलने से पहले, तो फ़ोन कभी लगता नहीं था इनका। फिर बाद में पता चला कि इनके पास एक छोटा सा फ़ोन था और वो भी बहुत कम चालू होता था, वो बंद ही रखता था वो रितेश भाई। तो ये रियलिटी है ना, आप कभी ऐसा ना सोचेंगे जो रितेश भाई बता रहे हैं शायद वो हवा में बातें होंगी, क्योंकि मैं साथ में मैंने पढ़ाई की है, अपन रहे हैं साथ में, चाय पी है, चर्चाएँ की हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।